नमस्ते, हेलो। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। शो ने 18 साल पूरे किए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 18 साल, नॉट अ जोक। तो क्लीशे क्वेश्चन, कैसा महसूस होता है आपको? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हमारे सेट पे। आज तारक मेहता को 18 साल कंप्लीट हो रहा है और 19वाँ साल स्टार्ट होने जा रहा है। ये ऐसी फीलिंग है कि जब एक बच्चा जो टीन एज से एकदम जवान होने जा रहा होता है, वैसी फीलिंग है। ये मेरे लिए शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब बॉलीवुड या मतलब जब टेलीविज़न में राइट। ऐसा कोई शो नहीं है जो 18 साल चला हो और 19 साल में एंटर होने जा रहा हो। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। हर जगह से आपको विशेस आ रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो बहुत ही ये ऐसा एहसास है ना कि इसके बयाँ करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। बस मैं सोच रहा हूँ कि बस ये दिन को ऐसे सहेज के रख लूँ। एब्सोल्युटली। जर्नी कैसी रही इन 18 सालों की? ये जर्नी वैसे तो बहुत ही मुश्किल भरी रही, क्योंकि जैसे आप जानते ही जनता कि मैं स्टार्टिंग के 6-8 महीने में था। फिर मेरा किरदार आज़ाद भाई ने निभाया, कवि कुमार आज़ाद। उन्होंने काफ़ी साल उन्होंने कैरेक्टर को निभाया, 10 साल उन्होंने किया। फिर अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई, तो फिर मैं वापस आया और मुझे वापस आके भी 8 साल हो गए। तो जनता ने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया उसी किरदार में वापस, और वैसा ही प्यार दिया। तो मेहनत बहुत रही, लेकिन ऑडियंस ने इतना प्यार दिया ना, उनके वो प्यार ने हमारी मेहनत पे कहते हैं ना कि ज़ख्म पे मलहम का काम किया। तो ऐसे ही शुक्रिया आपका कि आप इतने सालों से तारक मेहता को देखते आ रहे हैं और आगे भी देखते आइए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। ये 18 साल पता नहीं कब 28 साल हो जाए। एब्सोल्युटली, टच वुड। अम, ये शो 18 साल चलता रहा, तो आप being one of the major character in the show, what could be the reason for its success, for its popularity? इसका रीज़न तो मैं सच बताऊँ ना, किसी को नहीं पता। या अच्छा। ये हो सकता है कि हम लोग जो साथ में जो काम करते हैं, हम लोग एक-दूसरे की जो एकता है, हम लोग एक-दूसरे को जो प्यार करते हैं, शायद वो एक वजह है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ कुछ नया ऑडियंस को देने की, वो हमारी कोशिश रंग ला रही हो। सच बताऊँ, हमें नहीं पता वो क्या एक वजह है कि आज भी शो हमारा अच्छे से चल रहा है, 18 साल कंप्लीट किया है। तो हम लोग काफ़ी बार सोचते हैं कि ऐसा क्या एक रीज़न होगा कि हमारा शो इतना चल रहा है। तो कभी लगता है कि शायद ये होगा, वो होगा, यू नेवर नो वो क्या चीज़ है, भगवान का आशीर्वाद है और जनता का प्यार है। शो के मेजर कैरेक्टर है जेठालाल, जी, दिलीप जोशी। हाँ। उनके अलावा जितने भी किरदार है, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शो के हीरो जेठालाल है? देखिए, हीरो तो वो है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे हमें महसूस नहीं होने दिया कि मैं हीरो हूँ। हम सब एक-दूसरे के साथ ऐसे मिल-जुल के काम करते हैं ना, कि इवन जेठा भाई, दिलीप भाई ने कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि मैं शो का हीरो हूँ, नेवर। वो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं कि हम सब एक हैं। तो वही हमारी एकता है, वही हमारा प्यार है, कभी महसूस नहीं होने दिया। रियली ग्रेट। क्या चैलेंजेस रहे आपके इन लंबे समय में? देखिए क्या होता है ना कि हर रोज़ ये शो है डेली शो, लाइक मंडे टू सैटरडे आता है। तो हर बार कुछ नया लाना, हर बार कुछ, हर एक सीन में जान डालना एक काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। लेकिन मैं काफ़ी लकी रहा कि जो मेरे सीनियर्स हैं, जैसे आपने कहा दिलीप भाई है, मंदार है, अमित भाई है, ये लोग गुजराती थिएटर से अमित भाई, दिलीप भाई, तन्मय भाई, ये सब गुजराती थिएटर से आ रहे हैं। तो इन्हें काफ़ी नॉलेज, इवन जो अंबिका जी मेरी जो वाइफ़ बनती है, हुँ। इन्होंने काफ़ी साल गुजराती थिएटर किया है, तो उनका जो नॉलेज है गुजराती थिएटर का, इनका इम्प्रोवाइज़ेशन बहुत अच्छा है। तो काफ़ी बार मुझे जो मेरा कैसा है ना कि जो राइटर्स लिख के आते हैं, मैं वो मुझे करने में अच्छा लगता है। लेकिन ये लोग फिर और अच्छा देते हैं, पंच लाइन देते हैं कि निर्मल तू ऐसा नहीं, ऐसा बोल, ये अच्छा लगेगा। और वो मैं बोलता हूँ तो ऑडियंस और पसंद करती है। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं और उनको हुँ। काफ़ी तजुर्बा है। बिल्कुल।
कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो क्या कभी पर्सनल लाइफ पे शो हावी हुआ या शो पर पर्सनल लाइफ हावी हुई? हाँ, मेरे साथ ऐसा एक किस्सा हुआ जब हम सिंगापुर वाला स्टोरी कर रहे थे, जब तारक मेहता की पूरी टीम सिंगापुर गए थे, जी। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही हम सिंगापुर पहुँचे तो वहाँ पे मुझे कॉल आया कि मेरे मदर नहीं रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही ऐसा मोमेंट हो गया था कि अब मैं क्या करूँ? मैं वहाँ रो रहा था और मैंने सिर्फ़ कोई मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने बोला सिर्फ़ असित भाई को बुलाओ, असित भाई को बुलाओ। वो तुरंत आए आगे ही थोड़ा चल रहे थे, वो तुरंत आए कि क्या हुआ? मैंने उनको न्यूज़ दिया कि मेरे मदर का एक्सपायर हो गए हैं, तो क्या करूँ? तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सँभाला उस वक़्त और उन्होंने मुझे बोला, "तुझे क्या करना है?" मैं बोला, "मुझे तो मम्मी के पास जाना है।" तो बोले तो तू जा। मतलब पर सर काम अभी हम लोग जस्ट आए हैं सिंगापुर यहाँ हम लोग मुंबई से शूट करके जी, गए थे जी। कि हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं वो सब। हुँ। तो बोले तू वो सब फ़िक्र मत कर, तुझे जाना है ना? मैंने हाँ, बोले तू जा मैं सब सँभाल लूँगा। उन्होंने तुरंत रिटर्न फ्लाइट की टिकट करवाई और मैं वापस मुंबई आया और मैं अपनी मदर को लास्ट टाइम देख पाया। वो मेरे लिए बहुत ही अलग मोमेंट था। तो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन तो वो है लेकिन असित भाई ने मुझे सँभाला उस टाइम पे। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ असित भाई का कि वो इतने अच्छे इंसान हैं ना कि वो हर पल चाहे घर की छोटी-मोटी वो मुझे अभी भी बोलते हैं कि निर्मल तेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो आके मुझे बता, मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकता है मैं करूँगा। वो हमेशा खड़े रहते हैं टाइम पे। बस वही है। अ, शो की जितनी पॉपुलैरिटी है, कहीं न कहीं इससे जुड़े विवाद भी होते हैं हाँ। कि निर्माता का इनसे नहीं जमा, शो से ये आउट हुए या किसी का पेमेंट बकाया रहा एंड सो ऑन बिकॉज़ यू नो देयर आर फ्यू आर्टिस्ट हू लेफ्ट द शो, है हुँ। ना? तो इन विवादों पर आपका क्या टेक है? देखिए, मैं और किसी का तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं खुद की बात करना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद ये शो छोड़ा था। तो मैंने जब शो छोड़ा था, मेरा पूरा पेमेंट मुझे मिल गया था। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तभी तो मैं वापस आया हूँ जब अशित भाई ने मुझे बोला कि हाँ, तो मैं तुरंत वापस आया। तो अब मुझे पता नहीं ये जो बातें हो रही है सच है, झूठ है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा। मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ जो हुआ, मेरी लाइफ़ में 2 इम्पोर्टेंट ऐसे जो कि मैंने शो छोड़ा, मुझे मेरा पेमेंट मिल गया था। सेकंड मेरे जो मदर एक्सपायर हो गए, उन्होंने मुझे सँभाला। तो मेरे लिए ये बातें मायने रखती है। अब बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए असित भाई बेस्ट है। क्या आने वाले एपिसोड में कुछ चेंजेस होने वाले हैं कहानी में? कुछ नए किरदार जुड़ेंगे? देखिए, शो 18 साल हो गए हैं और आगे भी चलता रहा है तो यू नेवर नो कि आगे क्या स्टोरी आए। हो सकता है पोपटलाल की शादी हो जाए, दया भाभी वापस आ जाए, बहुत कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। सबसे पहले आप अपना नाम और कैरेक्टर दोनों बताइए। नाम मेरा तनुज महाशब्दे और कैरेक्टर नाम मेरा कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। बहुत-बहुत मुबारक हो आपको और इस पूरे शो को। 18 साल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। तो क्या फीलिंग्स है आपकी इस वक़्त? कितनी इमोशनल है? कितनी डाउन द मेमोरी लेन है? 18 साल ये जर्नी बहुत बड़ी है। एक लड़का जवान हो जाता है, हमारा सीरियल जवान हो गया। हमारा सीरियल जवान हो गया, हमारा सीरियल लाइसेंस भी बना सकता है, वोट भी डलवा सकता है, सब कुछ कर सकता है। यस। और 18 साल की ये जर्नी कभी आई कभी चली गई पता नहीं चला। हम काम करते ही रहे। उसका मेन कारण ऐसा है कि जो फैमिली बना है वो फैमिली इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है अब कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं घर पर जाता हूँ तो ऐसा लगता काम पे आया है और काम पर आता हूँ तो ऐसा लगा मैं मेरे घर पे आया। एक ऐसी फीलिंग है और 18 सालों में इतना सब कुछ देखा है। बहुत सारे फेस्टिवल देखे हैं, लोगों से मिले हैं, खुशियाँ बांटी हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, सबके साथ में हमने विचार साझा किए हुए हैं और ऐसा बहुत कम नसीब होता है। तो ऊपर वाले ने ये जो हमें दिया है उसका तो बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। और ख़ासकर मैं आसित कुमार मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, हार्डली थैंक यू कहूँगा मैं उनको कि ये इतना चैलेंजिंग रोल उन्होंने मुझे सौंपा, मुझ पर विश्वास किया कि यार एक मराठी लड़का साउथ इंडियन कैसे करेगा, क्या करेगा, सिर्फ लुक लाइज वैसा है। मैंने मेहनत की, मेरे सब जो
सीनियर कलीग हैं, उन सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अपग्रेड किया धीरे धीरे। अभी भी मैं सीखता जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पहले भी कहा कि मैं ये सीरियल में विद्यार्थी जीवन जिया हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन की कोई अंत नहीं है, वो सीखने का कोई अंत नहीं है। आपने तुम्हें साउथ इंडियन एक्सेंट में कैसे बात करना सीखा? क्या यहाँ पे देखते देखते सीखा। अच्छा। मैं साउथ की फिल्मों में किया, चेन्नई गया, ओ उनकी एक दो स्टाइल सीखी, लुंगी उठाना, हंसना, नाक पर गुस्सा आना, इसके बाद में आँखों से ज़्यादातर एक्सप्रेशन देना, ये जो उनकी चीज़ें हैं, वो लास्ट वाले वर्डिंग, अगर जो कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है अगर वो हिंदी बोलेगा तो लास्ट का अक्षर प्रेशर से जोर डाल के देखता है। जैसे कैसे कोई भी बताइए? मेरे को आज मेरे को मैंने खींच दिया आज, मेरे को आज इंटरव्यू में बहुत अच्छा सवाल पूछा आप लोगों ने। तो ये जो एक्सेंट है ये मैं वहीं से सीख के आया। लुंगी पहनने का तरीका, खासकर वो पूरे दांत दिखा के हंसते हैं पूरे दांत दिखा के हंसते हैं, वो एक सीखा मैं। नाक पे उनका ज़्यादा गुस्सा, नाक पे गुस्सा रहता है, बिल्कुल। नाक से सब गुस्सा, ये या तो इधर का बड़ा हो जाएगा या फिर इधर से बड़ा हो जाएगा तो ये इंटरेस्टिंग। उसके लिए प्राणायाम बड़ा ज़रूरी हो गया था मेरे लिए। मैंने वो सब थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज की। यहाँ के जो सीनियर है बहुत ही अच्छे हैं, दिलीप भाई तो बहुत ही अच्छे हैं, मंदार दादा जो तानवड़ का भिड़े का कैरियर करते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक बड़े भाई को पाया यहाँ पे। जब मेरी मम्मी दिवंगत हो गई थी तो वो व्यक्ति ने मुझे बहुत संभाला है, वो व्यक्ति पूरी टीम ने संभाला, लेकिन उस व्यक्ति का पहला फ़ोन आया, बोले टेंशन थोड़ी, इंसान है, तेरा उतना ही लिखा था, ये करके उसने मेरा डिप्रेशन बहुत कुछ नॉर्मल कर दिया। और मैं जब सेट पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार दुख है, दुख तो है, लेकिन काम ज़रूरी। इस शो की लोकप्रियता क्या है? मतलब 18 साल शो चल रहा है, हर घर में देखा जा रहा है, आप सब लोग हर घर के मेंबर है। व्हाट इज द रीजन? रीज़न ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सब लोगों का प्यार है, जिससे कि हमें मेहनत करने की एक पावर मिलता है, एक शक्ति मिलती है। आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज हो गई? बहुत चेंज हुई, बहुत सारी चेंज हुई। पहले विचार थे, अभी विचार अलग है। पहले तो ऐसा था कि हम तीन ही लोग, मैं, माँ, अभी अकेला भी हूँ तो भी ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ में हूँ। आप कहीं जाते हैं पर्सनल लाइफ में तो क्या आपकी पहचान होती है वहाँ पे? पहचान होती है, लेकिन अय्यर की होती है। वो अय्यर आ गया करेक्ट वो करेक्ट। यार ये तनुज आ रहा है, वो जो पर्सनली जो लोग जानते हैं मुझे, वो कहेंगे अरे पहले तू तनुज है, ज़्यादा भाव मत खा मैंने कहा भाव नहीं खा रहा हूँ भाई, आपकी देखने की नज़र बड़ी हो गई इसलिए मैं बड़ा दिख रहा हूँ, बाकी मैं वो ही हूँ। कोई खास मेमोरी अगर आप शेयर करें तो देखिए यहाँ इतने पर सालों तो में? खुशियाँ तो इतनी हैं, हम्म, अनगिनत खुशियाँ हैं हमारे 18 सालों में, लेकिन दुख एक ऐसा दुख है जो कि है ना, मैं बहुत बार कहा भी अभी मैंने हम्म, कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे, शाम का टाइम था, एक सीन था हम जेंट्स लोगों का, जिसमें हमारे डॉक्टर हाथी जो थे, कवि कुमार आज़ाद जी, वो भी हमारे साथ में थे। हम्म, सब सीन अच्छे से हो गया, बढ़िया से पैकअप हो गया, टाटा बाय बाय गुड नाइट सब ने कर दिया। दूसरे दिन वापस वहीं पर वो सीन अपग्रेड होकर वापस शुरू होने वाला था, हम्म, और हमें खबर आ गई कि उनका रात में डेथ हो गई। ये अनबिलीवेबल था, यकीन न होने वाला था, किसी को यकीन नहीं था इस बात पर, लेकिन वो हकीकत थी। ये 18 साल का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। तो ऐसा अचानक से ऐसा हो गया, हमारे ऊपर के लोग भी सब ये थे, जी मैं जी तो उनसे काफ़ी Close फेमिलियर था उनके के घर का, वो मेरे घर पे आते थे, बहुत बार मैं उनके यहाँ पे स्टे भी किया उनके साथ, हम लोगों ने मेकअप रूम शेयर किए हैं आपस में। ओ, तो ये बड़ा दुख रहा है यहाँ पे। आप इस शो में जुड़ने से पहले भी एक्टिंग करते थे? एक्टिंग करता था मैं, कहाँ पर? मैंने छोटे छोटे कैमियो बहुत किए, मैं आसिफ भाई के सभी सीरियलों में था, हाँ, छोटे छोटे रोल करता था। यहाँ पर बीइंग एन एडी भी मैंने काम किया अरे वाह। यहाँ पे। हाँ, उसके बाद काफ़ी अच्छा रहा, कुछ राइटिंग वर्क भी बहुत किया मैंने। इस शो से क्या सीखना मिला और आगे क्या करना चाहेंगे? इस शो से सीखने को ये मिला मुझे, सबसे बड़ी बात मुझे कि ये ना, एक्टर को एक्टिंग कितनी, मतलब कितनी समझ के साथ करनी चाहिए, हम्म, एक समझ होती है, वो मैं यहाँ सीखा। सीनियरों को देखता रहा,
कैसे पंच लाइन बनाते, ऑन द स्पॉट कैसे मूड पकड़ लेते। घर में कितनी भी तकलीफें हों, यहाँ पे एक आने के बाद सब शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे क्या प्लान है? अभी तो ये चलता रहे, 18 हैं, जिस तरीके से हमारी सब लोगों की जर्नी है, सब स्वस्थ हैं, निरोगी काया रहे सबकी, 18 से 36 हो, बिल्कुल, 36 के 54 भी हो जाए, आमीन। लेकिन निरोगी काया रहे सबकी। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। आप सबसे पहले अपना नाम और कैरेक्टर का नाम बताइए। जी, मेरा नाम तन्मय अरविंद वेकरिया है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में मैं बाघा का किरदार निभा रहा हूँ, जो जेठालाल की शॉप में जॉब करता है। तन्मय, ये तो बताइए कि आपकी अपनी बैकग्राउंड क्या है? कैसे जुड़ना हुआ इस शो के साथ? मेरी बैकग्राउंड, माय फादर लेट मिस्टर अरविंद वेकरिया वाज अ वेरी वेल रिनाउंड गुजराती थिएटर पर्सन एंड डायरेक्टर एज वेल। तो बस उनके साथ छोटा था तब थिएटर के शोज़ में जाता था, उनको परफॉर्म करते हुए देखता था। उनके कुछ प्लेज उनके डायरेक्शन में मैंने काम किया एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। सो बस तब से एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर पनपने लगा और आफ्टर ग्रेजुएशन इन 1999 कम्प्लीटली जम्प्ड इनटू दिस इंडस्ट्री। कुछ काफ़ी प्लेस किए, थिएटर किया, हिंदी गुजराती थिएटर, प्लेस? गुजराती, हिंदी। और फिर बस एक शो किया था जिसका नाम था moneybain.com, जो सब टीवी पे एयर हुआ था, जिसमें आई वाज प्लेइंग यंगर ब्रदर टू स्मृति ईरानी एंड देन तारक मेहता का उल्टा चश्मा हैपेंड। या वाओ, 18 इयर्स इज अ क्वाइट बिग जर्नी। या किस तरह की मेमोरीज है आपके पास जो आप शेयर करेंगे? कैसा रहा काफ़ी उतार चढ़ाव? मेमोरीज़ है, कोई एक मेमोरी तो तुरंत ही स्ट्राइक होना बहुत मुश्किल है, बट द एंटायर जर्नी वाज अमेजिंग। इट इज़ स्टिल अमेजिंग, इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड सब मिलजुल कर काम करते हैं, हंसते खेलते, सेट का माहौल बहुत ही लाइट होता है। एंड असित जी जो प्रोड्यूसर है शो के, उन्होंने काफ़ी फ्रीडम दे के रखा है हर एक आर्टिस्ट को कि विद इन द कैरेक्टर अगर यू फील लाइक इम्प्रोवाइजिंग फ्यू थिंग्स, यू आर ओके टू इफ़ यू गो एंड परफॉर्म दैट वे। सो या काफ़ी अच्छा है। एवरी आर्टिस्ट, एवरी को आर्टिस्ट इज़ वेरी काइंड, वेरी कोऑपरेटिव एंड इट्स अ सेकेंड होम, अ सेकेंड फैमिली टू ऑल ऑफ अस। तो काफ़ी मज़ा आता है, हम साथ में हंसते हैं, बातें करते हैं, सीन्स इम्प्रोवाइज़ करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ा आता है इतने साल। आई थिंक दैट इज़ द मेन यूएसपी कि इतनी जब अच्छी टीम हो, जब आपका प्रोड्यूसर इतना अच्छा हो, इतना पॉजिटिव हो, इतना कोऑपरेटिव हो। सो या दैट्स द रीज़न वाई द शो इज़ completing 18 years, and I wish many more years to come. And with such kind of ambience, this positivity, I'm sure it's definitely going to make it. जब आपने इस शो को स्वीकारा तो क्या आपको कोई दूसरा किरदार दिया गया था और फिर बाघा का दिया था? हाँ, मतलब ऐसा था कि उन दिनों मेरे पास काम नहीं हुआ करता था और एक हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक फेज़ आता है जब वो डाउनफॉल देखता है। और तब ऐसे हुआ था कि मैंने अप्रोच किया था, मुझे पता चला कि एक कैमियो यहाँ पे है। तो उन दिनों अनुराग प्रपन्न जी हुआ करते थे क्रिएटिव आसिफ भाई के साथ। तो फिर उन्होंने आसिफ भाई के साथ बात की और आसिफ भाई ने कहा ठीक है। तो एक इंस्पेक्टर का रोल था कोई एक स्टोरी में, तो कहा ठीक है उनको बुला लो, उनसे 2 एपिसोड है करवा लेते हैं, अच्छा करेगा। और मैं मिला अनुराग जी से और जब मैं उनको सब फाइनल करके निकल रहा था, तब जो हमारे शो के अभी प्रोजेक्ट हेड है सोहिल रमानी, वो मुझे लिफ्ट, तब हमारा सेट कांदिवली में हुआ करता था, तो मैं लिफ्ट से जा रहा था और वही लिफ्ट में सोहिल आया। तो उन्होंने कहा तो कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं, एक रोल के लिए बुलाया था। तो बोलते कौन सा रोल? मैंने कहा इंस्पेक्टर का एक रोल। बोलते नहीं नहीं वो मत करो, आप चलो मेरे साथ चलो। एंड वो मुझे अनुराग भाई के पास लेके गया और फिर सोहिल ने कहा नहीं, इनको इट इज़ बेटर कि हम बाघा के रोल में इनको यूज़ करें। तो हालांकि क्योंकि मैंने दिलीप भाई के साथ, अमित भट्ट के साथ पहले प्ले किया है, थिएटर किया है, तो एक बॉन्डिंग भी उनके साथ अच्छा था, कंपेटेबिलिटी अच्छी थी। तो फिर सोहिल ने रेकमेंड किया, फिर सोहिल ने आसिफ भाई को कहा कि इट इज़ बेटर कि हम उनको, एंड आसिफ भाई वाज वेरी ओके विथ मी डूइंग एनी ऑफ द रोल बिकॉज ही हैड दैट ट्रस्ट इन मी कि नहीं ये जो भी करेगा इसको जस्टिफाई करेगा। तो एंड देन ही सेड ओके। एंड देन फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, तब क्रिएटिव कंसल्टेंट दयाशंकर पांडे जी हुआ करते थे। उन्होंने बड़ोड़ा में किसी शूट में थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने फिर आसिफ भाई को कहा कि इसको कंटिन्यू कर। एंड देन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सो इस सक्सेस के पीछे काफ़ी लोगों का हाथ है। सबसे पहले आसिफ भाई का, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया
कि इस रोल को ये जस्टिफाई कर सकेगा। दूसरा है दयाशंकर पांडे जी, जिन्होंने इंसिस्ट किया कि इस रोल को कंटिन्यू करे। थर्ड इज़ सोहेल, जिसने ये इंसिस्ट किया कि पुलिस नहीं, इनके पास बाघा का रोल करवाते हैं। एंड फोर्थ अनुराग भाई, जिन्होंने मेरे एक कॉल पे मुझे कांदिवली सेट पे मिलने बुलाया। वेरी नाइस। भागा का किरदार निभाने के लिए आपका एक पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर है ना, यू स्टैंड लाइक दिस। या तो हमने ये बीच में देखा था, सुना भी था कि उसकी वजह से आपको बैक पेन हो रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है? और नहीं, इस इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसमें कोई हाँ, सच्चाई नहीं है। ये हुआ ये था कि किसी ऐसे ही इंटरव्यू मुझे पूछा गया था कि आपको, आप इतने साल से ऐसे खड़े रहते हैं तो आपको दुखता नहीं? तो मैंने उनको हंसाने के लिए ये कह दिया था कि इतने साल के बाद अब ये आलम हो गया है कि मैं सीधा खड़ा रहता हूँ तो मेरी बैक पेन करती है। तो पता नहीं किसी ने मेरी लाइंस को परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, कुछ भी कॉन्कॉक्शन करके एक अलग ही लाइन बना दी, लेकिन ऐसा है नहीं। टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी कमर एकदम ठीक है, ना ही कोई पेन है, इट्स नॉट एकिंग, इट्स परफेक्टली फाइन। L1 से लेकर L5, 6, 7 जितनी भी होती है रिब्स, सब बराबर है। एंड टच वुड, आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग। but you have been told by Asit bhai, Asit Modi ji, to stand like that, or is it your own creation? नो, इट वाज बेसिकली थ्री माइंड्स। सबसे पहले आसिफ भाई, जिन्होंने कहा कुछ यूनिक करना, कुछ अच्छा। ऐसा जो अब तक आया ना हो। सेकंड इज़ दिलीप भाई, जिनके साथ सीन था, तो उन्होंने ये हंसना है या फिर ये बॉडी लैंग्वेज है, वो उन्होंने किया। और जो बोलने की स्टाइल है या फिर हेयर स्टाइल है, वो सब थोड़ी मेरी उपज थी। सो बेसिकली इट इज़ बाघा इज़ कॉन्कॉक्शन ऑफ थ्री माइंड्स। सो थैंक्स टू अगेन आसिफ भाई कि उन्होंने लिबर्टी दी, क्योंकि तब बहुत डिफ़िकल्ट था और इस तरह का कैरेक्टर कभी आया नहीं था टेलीविज़न पे, जो ऐसे खड़ा रहता हो, ऐसे बोलता हो, अप फ्रंट जेठालाल को बोल देता हो तो और साथ में इनोसेंट भी हो और स्मार्ट भी हो। तो ये सारे बहुत टफ लाइंस थी तभी, लेकिन हाँ हो गया। और बहुत मज़े किए थे तभी भी, अभी भी, और आने वाले कई एपिसोड्स में हम बहुत मज़े करते भी हैं और करने भी वाले हैं। आपकी लव स्टोरी भी इसमें बड़ी यूनिक है। हाँ, बहुत अच्छी, मतलब ये आई थिंक इट हैड बीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा कि थोड़ी इमोशनल लाइन थी Yes. एंड ब्रेकअप्स थे। और हम तो यहाँ पे सैयारा 3 ही कहते, सैयारा 2 ही कहते थे बाघा बॉरी लव स्टोरी को। लेकिन यही है आसिफ भाई की बेस्ट पार्ट कि वो रिस्क लेते हैं, जबकि उनको पता है कि शो की ये जेनरी नहीं है, शो का ये जॉनर नहीं है बिल्कुल। इमोशनल होना या रोना या बड़ा इंटरेस्टिंग बन पड़ी है। लेकिन देखो मैं ये कहूँगा कि आसिफ भाई के पास एक गॉड गिफ्ट है। उनको इस बात का उनको इस बात का अंदेशा पहले ही आ जाता है कि क्या वर्क नहीं करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनके विज़न में ये बात बहुत क्लियर होती है कि नहीं, ये चलेगा। हालांकि जब मैंने सुनी तब मुझे भी ऐसा लगा था कि हमने आज तक ऐसे इमोशनल ट्रैक कभी किया नहीं है। एक आध सीन हो तो ठीक है, लेकिन पूरी 27 एपिसोड की स्टोरी विच इज़ आउट एंड आउट अ लव स्टोरी विद ब्रेकअप्स एंड रोना धोना एंड एवरीथिंग, बट देन इट वर्कड वेरी वेल। वी गॉट ह्यूज appreciations from all over on social media, even when people meet us in person TRP they are पे like, फर्क पड़ा। हाँ, TRP में भी बहुत फ़र्क पड़ गया। सो हाँ, मतलब स्टोरी अच्छी थी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छे होते हैं, डायरेक्शन वाज वेरी नाइस, राइटिंग वाज सुपर्ब, एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन में भी उन लोगों ने एडिटिंग में मिक्सिंग, म्यूज़िक, एवरीथिंग, पूरा एक पैकेज इतना अच्छा रेडी होता है, तब जाके एक एपिसोड लाइकेबल होता है, लवेबल होता है, रिलेटेबल होता है। तो ये काफ़ी लोगों की मेहनत होती है किसी एक स्टोरी में या एक एपिसोड में या इतना बड़ा शो क्रिएट करने में। हर कलाकार के जीवन में बहुत चैलेंजेस आते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? I mean, you know what are the challenges I have faced recently, like 18th of October 2025, I lost my mother, and now recently last month 24th of July, June 2026, I lost my father। और मैं यही बाघा बॉरी स्टोरी का ही शूट कर रहा था और मुझे फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए, आपके पापा की पल्स नहीं मिल रही है, तो आप बोलो वैसा हम करें, शुड वी ट्राई इट ऑन वेंटिलेटर। मैंने कहा आप वेंटिलेटर पे ले ले पापा को, मैं यहाँ से हो सके उतना जल्दी पहुँचने की ट्राई करता हूँ। और जैसे यहाँ पे न्यूज़ सबको पता चला, वैसे ही सबसे पहले मुझे आसिफ भाई का फ़ोन आया कि तू क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ये एक मास्टर है, मैं मास्टर करके जा रहा हूँ। तो ही इज़ लाइक, आर यू मैड?
तुझे पता है ना क्या हुआ है, यू शुड नॉट वेट देयर, घर जल्दी जा, हॉस्पिटल पहुँच, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर, अगर कुछ भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ यू नो, इमोशनली तो है ही, लेकिन फाइनेंशियल भी तुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दे, मैं सब व्यवस्था करवा दूंगा। गाड़ी ना हो तेरे पास तो तू मेरी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंच जा, मैं अभी गाड़ी भिजवाता हूँ। सो ही वॉज़ वेरी नाइस, ही वॉज़ वेरी काइंड, ही हैज़ ऑलवेज बीन दैट वे। लेकिन मैंने कहा नहीं, सब ठीक है, बिकॉज जो बालम प्ले कर रहा था, कैरेक्टर जो प्ले कर रहा था मेरे सामने, मेरा बालम का और नट्टू काका का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीन था तो उसके शोज़ रोज़ थे, और वो बेचारा रोज़ अहमदाबाद से अप डाउन करता था शूट के लिए, और फिर शूट ख़त्म करके वापस बाय फ्लाइट या ट्रेन से अहमदाबाद जाता था। तो मैंने कहा कि अगर मास्टर हो जाए तो धर्म सर जो डायरेक्टर थे उनको क्लियर ये चीज़ हो जाए कि मुझे कटिंग कहाँ कहाँ से करना है। तो मैंने आसिफ सर से कहा मास्टर ख़त्म होते ही मैं फिर निकल जाऊँगा। तो लेकिन ये था कि अभी तो फ्लोर पे गए नहीं थे और उसके पहले ये फ़ोन आ गया, तो उसके बाद से लेकर मास्टर कंप्लीट करने तक का जो प्रोसेस था, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, यू नो। सीन करते वक्त भी मुझे पापा याद आ रहे थे, रोना आ रहा था, रो पड़ता था, तो 5 मिनट शूटिंग होल्ड हो जाता था, फिर सब मुझे कंसोल करते थे। अब फिर मैंने जैसे तैसे करके मास्टर कंप्लीट किया, एंड देन फिर आई लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल। और फिर उस दिन रात को पापा का क्रिमेशन किया, एंड 2 दिन मुझे सोहिल ने बोला था कि अभी 3-4 दिन आपका शूट नहीं रखूँगा मैं, वहाँ पर है घर पे। लेकिन दूसरे दिन से ही मैं इतना डाउन हो गया था कि फिर मैंने सोहिल को फ़ोन किया, तो रख शूटिंग, क्योंकि मैं घर से इस माहौल से निकलूँगा तो मुझे थोड़ा डाइवर्जन मिलेगा, नहीं तो मैं घर पे पापा बहुत याद है, क्योंकि मम्मी का अभी हुआ था। इट वाज जस्ट विद इन 8 मंथ्स ऑफ टाइम बोथ लेफ्ट, यू नो। तो मम्मी के दर्द में से मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा था कि पापा का ऐसा हो गया। सो आई वाज फीलिंग लाइक दैट आई एम बैक टू स्क्वायर वन नाउ। सो इसलिए फिर सोहिल वाज आल्सो काइंड कि नहीं, मैं आपका रखता हूँ शूटिंग, इसी बहाने आप सेट पे आएंगे, सबसे मिलेंगे, थोड़ा इस दर्द में से बाहर आ पाएंगे। सो यही होता है एक बड़े शो में, जब एक दूसरे को सपोर्ट करके हम काम करते हैं, एक दूसरे की, इट इज़ नॉट दैट हार्डकोर प्रोफेशनलिज्म कि भाई आपको शूटिंग करना है, आप आए हैं, कर लो, निकलो, फिर आपका पर्सनल लाइफ आप जानो। लेकिन पर्सनल फ्रंट पे भी यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्शन संभालता है हर एक आर्टिस्ट को। सो वो भी एक शायद की इंग्रेडिएंट है कि शो इतने साल से चल रहा है और लोग, आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं अभी तक। आपकी पहचान आपके पर्सनल नाम से या फिर बागा के नाम से होती है? हाँ, अभी तो फ़िलहाल यही हो गया कि बाघा के नाम से ही मेरी पहचान हो गई है। डू यू लाइक दिस? हाँ यार, डेफिनेटली आई लाइक इट कि किसी भी एक्टर का ये ड्रीम होता है कि वो एक कैरेक्टर के नाम से जाना जाए। और हालांकि बाघा लिटरल गुजराती फॉर्म में अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो उसका मीनिंग डम होता है अच्छा। एंड इडियट होता है ओह। लेकिन काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि तूने बाघा के नाम को, बाघा टर्म को एक अलग ही डेफिनेशन दे दी है, तो अच्छा भी लगता है, एंड दैट्स ओके। मुझे अगर लोग बाघा के नाम से बुलाते हैं या बागेश्वर के नाम से जानते हैं तो वो कैरेक्टर की और एक आर्टिस्ट की सक्सेस में मानता हूँ। आपकी एक पहचान बन गई, सक्सेस मिला, लेकिन क्या आपको लगता है कि तारक मेहता ने आपको जकड़ के रखा है? आई मीन यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क सम अदर प्रोडक्शन हाउसेस, टू वर्क विद सम अदर प्रोजेक्ट्स? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। ये इससे अच्छी नौकरी आपको क्या मिलेगी? कोई भी एक आर्टिस्ट जो इतने साल क्यों, से, आप अच्छे एक्टर हो तो आपको बाहर भी काम अच्छा ही मिल डेफिनेटली सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा माहौल जहाँ पे अगर मैं कहीं कोई और शो करता हूँ या किसी और प्रोडक्शन हाउस में जाता हूँ तो कम से कम 2 से 6 महीने मुझे उस एम्बियंस में, वहाँ के माहौल में सेट होने में लगेंगे। और फिर इस शो का पता भी नहीं होता है कि वो कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा। चल गया तो चल गया 1-1.5 साल, फिर अगेन वापस। जबकि यहाँ पे इट इज़ सच अ नाइस एटमॉस्फेयर कि हमको पता है कि हमको रोज़ आना है, हंसना है, यहाँ वहाँ की बातें करनी है, सीन्स इम्प्रोवाइज़ करने हैं और हंसते हंसते काम करना है। जैसे भी आज भी ऑल कॉम्बिनेशन हो रहा है सोसाइटी का, तो कितना हंस मिल के, घुल मिल के काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा माहौल मुझे लगता नहीं हर जगह होता है। हर जगह प्रोफेशनलिज्म होता है कि आर्टिस्ट आता है अपनी वैनिटी में या रूम में बैठता है, मेकअप करवाता है, वहीं बैठा रहता है। फिर जब कोई एडी बुलाने आता है तो रूम के बाहर आता है, फिर सेट पे जाके स्क्रिप्ट देखता है, कैमरे के सामने लाइंस बोलता है, फिर रूम में जाके बैठ जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। एवरीबडी, कोई भी किसी के रूम में भी जाता है। जेंट्स अगर मानो हाथी भाई की रूम है तो मैं बिंदास जाता हूँ, रतन की रूम है मैं जाता हूँ, वो हम लोग की रूम में आते हैं। तो ऐसा एटमॉस्फेयर और कहीं नहीं मिलता है। सो मज़ा आता है यही। और वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ, कौन कौन नहीं किसी एक शो में, एक बच्चा आज से 18 साल पहले पैदा हुआ था,
2008 26 जुलाई को 28 जुलाई को वो आज वोट दे सकेगा। तो हम तो ब्लेस्ड है कि एक हिस्ट्री का पार्ट बने हैं, तो क्यों ये सोचना कि अलग रोल मिले या अलग रोल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलेगा, लेकिन अभी जो जर्नी है वो हम एंजॉय कर रहे हैं और वही एंजॉय करने में एक्सक्लूसिव ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, इनके वैसा साथ? कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। नहीं यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर, या बट वी डोंट वांट टू, वी डोंट वांट टू, या बट यू पीपल हार्डली गेट एनी टाइम टू वर्क आउटसाइड, है ना? हाँ, मतलब वो सोचा ही नहीं जिस चीज़ में जो करना ही नहीं उसमें सोचना क्यों, उसमें एनर्जी वेस्ट क्यों करनी, उससे अच्छा कैरेक्टर और कैसे डेवलप करें और क्या कर सकते हैं उसमें ना सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। एनीथिंग स्पेशल दैट यू वांट टू मेंशन व्हिच आई हैव नॉट आस्क्ड यू? बहुत सारी बातें होंगी नहीं? हाँ, बहुत होंगी, लेकिन ऑडियंस, द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ दैट टू द ऑडियंस कि आप लोगों ने हमें, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर लव, योर सपोर्ट एंड योर ब्लेसिंग्स दैट द शो इज़ कंप्लीटिंग 18 years एंड स्टेपिंग इनटू 19th year। तो जिस तरह से इतने सालों से ऑडियंस ने हमें प्यार दिया है, आने वाले कई सालों तक ऐसा प्यार देते रहें, और हम यही ट्राई करेंगे, आसिफ भाई यही ट्राई करेंगे कि आपके घरों तक हंसी मुस्कान ला सके, आपके घर में अच्छे मैसेजेस ला सके, और आपको सबको, जैसे आज 28 जुलाई हंसो हंसाओ दिवस मनाते हैं, वैसे हर साल हंसो हंसाओ दिवस, हर साल हर दिन हंसो हंसाओ दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस, अप्स एंड डाउन्स इतने हैं कि एवरीबडी हैज़ गॉट, मुझे मेरे प्रॉब्लम मेरी सीमा तक है, आपके प्रॉब्लम आपकी रेंज में है, आसिफ भाई के प्रॉब्लम उनकी रेंज में है। तो ऐसा एक शो जहाँ पे आधे घंटे, मैं खुद तारक मेहता का फ़ैन हुआ करता था जब मैं शो में नहीं जुड़ा था तब, तो बस यही लोगों का जो प्यार मिला है वो बस मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। या थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू, सेम ईयर, ऑल द थैंक यू मैम, बेस्ट, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। 18 साल बेमिसाल कह सकते हैं, और सोसाइटी सज चुकी है और सब कुछ बिल्कुल नया नया सा लग रहा है। आज जब आप सेट पर आए तो लिटरली आपको भी लगा कि आज फर्स्ट डे जैसा कुछ है, बिल्कुल नई सोसाइटी सब कुछ, या फिर लगा कि मैं सच में सालों से करता आ रहा हूँ? नहीं, सच में आज तो ख़ास दिन है ही। ऑफ कोर्स 2008 28 जुलाई का पहला दिन जब ये टेलीकास्ट हुआ, शूटिंग हालांकि हमने थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था, तो तब सच में किसी को यकीन, मतलब ऐसा कौन सोच सकता है कि 18 साल तक ये सीरियल चलेगा, और इसी तरह 18वें साल में भी ये टॉप 10 में ये सीरियल होगा। बट ये लोगों का प्यार, लोगों के आशीर्वाद, आज भी लोग इतने प्यार से मिलते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं, तो मतलब कभी कभी सोचते, जैसे आज भी हम लोग बैठे थे सब आर्टिस्ट, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जब पहला एपिसोड कर रहे थे तभी हमें, या पहला एपिसोड हमने एक्चुअली सबने साथ में मिल के देखा था, तो तब यकीन, मतलब ऑफ कोर्स किसी को यकीन नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा। बट आज देखिए 18 साल हो गए और बहुत ही खुशी हो रही है। क्या यूएसपी सोचते हैं दिलीप जी आप इस शो की? यूएसपी मैं समझता हूँ कि जो कैरेक्टर्स का इनोसेंस है, आई थिंक वो सबसे पहले तो लोगों के साथ क्लिक कर गया। कि जैसे मान लो भिड़े और जेठालाल के बीच में अगर झगड़ा होता भी है, बहुत मतलब हाई लेवल झगड़ा होता है, लेकिन फिर अचानक मतलब बाद में सब भूल करके वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं, तो मतलब मन में, दिल में कोई रखता नहीं है। आई थिंक ये हमें अपने निजी ज़िंदगी में भी सीखना चाहिए कि चाहे किसी से भी अपना मन मुटाव हो तो फिर उसको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे ज़िंदगी में और रखा क्या है। हम सब हंसी खुशी के साथ जिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिए, क्योंकि जब आप अपने मन में कोई अगर ऐसे खट्टापन रखते हैं तो फिर वो थोड़ा बढ़ता जाता है और फिर न जाने बहुत बड़ा स्वरूप कभी ले लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यूएसपी है इस शो की, और दूसरा ये कि हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ रिलेट करने के लिए, जैसे पहले टप्पू सेना बच्चे थे, मतलब छोटे थे, तो बच्चों के लिए बच्चे रिलेट कर सके ऐसा था। जेठालाल का कैरेक्टर है तो वो एज के लोग उसके साथ रिलेट कर सकते थे। लेडीज़ है, फिर बड़े बुज़ुर्गों के लिए चंपक चाचा है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ लोग रिलेट कर सके, ऐसा इसमें था। और जो कॉमेडी है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लीन कॉमेडी, मतलब पूरा फैमिली एक साथ बैठ के देख सकता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को आई थिंक शायद क्लिक हो गई। आदिल सर, इसका आपने कहा कॉमेडी के बारे में, कॉमेडी करना से इतना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, वो भी एकदम क्लीन कॉमेडी।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोग कितनी बार कहते हैं ना कि रिहर्सल करते हैं एक क्लीन कॉमेडी लाने के, ताकि फैमिली के साथ बैठ के देखा जाए आज भी? नहीं, रिहर्सल से ज़्यादा विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो ऑफ कोर्स एक तो स्क्रिप्ट के ऊपर आसिफ भाई और सारे राइटर्स बहुत मेहनत करते हैं एपिसोड लिखने के पीछे। फिर जब हमारे पास एज एन एक्टर मतलब स्क्रिप्ट आती है तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेट को लेकर के या किसी मूवमेंट को लेकर कोई अच्छा सा पंच हमें सूझ आता है तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ये मतलब आपको चौकन्ना और रहना ज़रूरी है कि अपने काम में आपको ज़्यादा अगर आप प्यार में पड़ गए तो आपको सब अच्छा लगने लगता है। तो उसकी एक जो लिमिट है, तो मैं समझता हूँ क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए वो अगर आपको पता चल जाए तो वो आई थिंक वो बेटर रहेगा। और मतलब जेठालाल और बबीता जी का जो ट्रैक है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी थिन लाइन कि उसमें ज़रा सा भी इधर हो गए तो थोड़ा सा वल्गर होने में वक्त नहीं लगता। तो वो हमेशा हर सीन करते वक्त मैं बहुत ही ध्यान रखता हूँ कि इसको ज़रा सा भी ये ऐसी फीलिंग ना है कि भाई ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड जा रहा है। तो वो थोड़ा विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी रहता है ख़ास तौर पे। और आमतौर पे क्या होता है कि जब आपकी एक कोई काम सक्सेसफुल हो जाता है तो आप भी थोड़े से लेट बैक होता है कि हाँ ठीक है ना, अभी तो सक्सेसफुल है, जो भी करेंगे लोगों को पसंद आएगा। पर ऐसा नहीं है, इसके साथ आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं क्योंकि लोग आपको बहुत ही चाव से देखते हैं। तो अगर छोटी सी भी अगर गलती आपसे हो जाती है तो लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो उसमें आपको बहुत ही होशियार रहना ज़रूरी है। सर 18 साल बेमिसाल होते हैं। कोई एक पल जो आज भी दिलीप सर के दिलो दिमाग पे आज भी वो पल याद है कि जो भुलाए नहीं भुलाए, कोई एक ऐसा सीन प्लीज? सीन क्योंकि सीन बहुत तो सारे सीन किया हमें पता 18 सालों में से कितने घंटे, लेकिन एक होता है जो दिल में दिमाग में बसा, क्या वो सीन था, हंस हंस के पेट फूल गया आपका आपका भी? हाँ नहीं, मोमेंट मैं एज एन मतलब एज दिलीप जोशी अगर मैं कहूँ तो एक मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। वो ये है कि बच्चन साहब जब हमारे सेट पे आए तो मैं उनका डाई हार्ट फ़ैन रहा हूँ। आई मीन अभी भी हूँ बचपन से लेकर। और बचपन में उनकी सारी फिल्में थिएटर में जाके देखी और कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि एक दिन उनके साथ ऐसे साथ में खड़े रहेंगे और कोई सीन कर रहे होंगे। तो वो एक जो मोमेंट है वो बहुत ही सररियल था कि बच्चन साहब के साथ मैं सीन कर रहा हूँ। तो या वो एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए पर्सनली। सर लास्टली जानना चाहेंगे आपने इतने सारे किरदार, इससे पहले बहुत सारे किरदार निभाए हैं, बट ये जो किरदार आपकी झोली में वो कैसे आया, थोड़ा जानना चाहेंगे। कास्टिंग कैसे हुई थी और जब हो रही थी तो आपको पता चला था या आपको लग गया था कि ये किरदार मेरे लिए ही बना है, या क्या कुछ हुआ था वो उस मोमेंट में, थोड़ा बताइए। नहीं, एक्चुअली आसिफ भाई और मैं हम दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि एक कॉलेज में नहीं थे, हम अलग अलग कॉलेज में थे, लेकिन इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में हम लोग पार्ट लेते थे। ड्रामा कंपटीशन होते थे उसमें, तो वहाँ हमारी वो कंपटीशन में हमारी मुलाकात होती थी। तो तभी एक प्ले उन्होंने बहुत अच्छा किया था बॉबी ब्रेकर करके, और उसमें एक हकलाने का कैरेक्टर की बहुत ही सुंदर उन्होंने किया था। तो मैंने वो देखा था, मैं उनको मिलने गया था कि अरे बहुत मस्त किया आपने। फिर ऐसे हमारी जान पहचान हुई। फिर उन्होंने भी मेरा इंटर कॉलेज में प्ले देखा। तो ऐसे जान पहचान 80s से आई थिंक हमारी है। और उसके बाद जब भी उन्होंने कोई भी सीरियल के साथ वो जुड़े रहे, उन्होंने हमेशा मुझे बुलाया है। एक गुजराती सीरियल सबसे पहले वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उसमें, खेल करके, तो उसमें भी उन्होंने मुझे कास्ट किया था। फिर एक और हिंदी सीरियल थी जिसमें वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, कभी ये कभी वो, तो उसमें भी उन्होंने मुझे कास्ट किया था। उसके बाद उनकी पहली सीरियल हम सब एक है, तो उसमें भी उन्होंने मुझे कास्ट किया था। उसके बाद आई थिंक बीच में एक डेली सोप था, मैं उसमें नहीं था मैं, बाकी उसके अलावा उनकी हर सीरियल में उन्होंने मुझे रोल दिया है। तो जब तारक मेहता चल रहा था, मतलब कास्टिंग चल रही थी, तब मैं ऑलरेडी कोई सीरियल कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी ये सीरियल में बना रहा हूँ, और ये तारक भाई की ये दुनिया ने उम्दा चश्मा, एक मैगज़ीन, गुजराती मैगज़ीन में ये आता था। तो वो तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, और उन्होंने जब बोला तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया कि अरे क्या बात है। लेकिन मैं कहीं और कमिटेड था महीने के 20 दिन। तो मैंने कहा कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ अपना कमिटमेंट है। तो बोले ठीक है, बोले अभी तो बहुत प्लानिंग स्टेज पे है, तो अभी तो देखेंगे बाद में। तो फिर उसके बाद उनको पहले पता चला कि मैं जो सीरियल कर रहा था वो बंद हो रही है। तो उन्होंने फिर से मुझे फ़ोन किया कि अरे आप जो कर रहे सीरियल वो बंद हो रही है, तो अभी, तो बोला ऑफ कोर्स अभी तो करेंगे ही। तो फिर ऐसे फिर उनकी ऑफिस में मैं गया मिलने,
और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये चंपकलाल और जेठालाल, मैं आपको चॉइस देता हूँ, आपको कौन सा रोल करना है। तो मैंने कहा कि चंपकलाल तो मैं लगूंगा नहीं, जेठालाल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि जो तारक भाई का जो आता था और गुजराती में, उसमें कैरिकेचर्स भी आते थे सब कैरेक्टर्स के। तो उसमें जो जेठालाल का कैरिकेचर होता था वो बहुत ही दुबला पतला और ऐसा चार्ली मुस्टाच और ऐसा हुआ करता था। तो मैंने कहा उस हिसाब से तो मैं ये लगूंगा नहीं, लेकिन मैं जेठालाल का किरदार में कोशिश कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, बोले मुझे पता है आप जो भी करेंगे बढ़िया ही करेंगे। तो इस तरह से फिर जेठालाल का किरदार मुझे मिल गया, और फिर बस धीरे धीरे हम लोग शूटिंग शुरू हुई, और सब कोशिश कर रहे थे क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। तो करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए। दर्शक आपको इतने सालों से देख रहे हैं छोटे पर्दे पे, यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड फेवरेट एक्टर इन इंडियन ऑडियंस। पहले दिन से आज तक आप हूबहू लग रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो अपने फिटनेस के लिए आप कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा वक्त यहाँ काम करने में चला जाता है। हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? हाँ नहीं, एक तो घर का खाना हमेशा, तो मेरी वाइफ को जितना थैंक, मतलब इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कभी कभी 7 बजे की शिफ्ट होती तो भी सुबह 5 बजे उठ के वो मेरे लिए टिफ़िन बनाते हैं। तो आज भी मतलब वो रास्ता चालू है कि घर का खाना है, और थोड़ा सा एक्सरसाइज जब मौका मिले तो वॉकिंग वगैरह थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक्टर के लिए तो देखिए वो ही यही सब ध्यान रखना, क्योंकि आपको जब कॉमेडी करनी है तो उसमें एनर्जी भी चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा फिट रहना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा वो ध्यान तो रखना ही पडता है। महाराष्ट्र आणि मुंबईमधले सगळे चाहता वर्ग आहे जेठालालचा, तर हा चेहरा आम्हाला मराठीत पाहायला कधी मिळणार आहे का? आणि मराठीत एखादा काही शो घेऊन तुमची इच्छा आहे का यायची? अरे मराठीमध्ये केवढे एक से बढ़कर एक प्रशांत दामले आणि किती मोठे मोठे कलाकार आहेत. यू आर मरा- नॉट लीस्ट देन। नाही पण मला मराठी येते ऑफकोर्स, पण मराठी सिरियल करायला साठी तुमची मराठी एकदम शुद्ध असावी पाहिजे, आणि एवढी शुद्ध मराठी मला येत नाही. कारण आई थिंक जो भाषा की जो गरिमा है तो उसको कहीं से ठेस नहीं लगनी चाहिए, इसलिए पर डेफिनेटली मराठी तो मैं प्लेस भी बहुत देखता हूँ। जब भी मौका मिलता है मराठी में तो अद्भुत काम होता है, जैसे देव बाबड़ी बीच में मैंने देखा था, और कमाल कमाल प्लेज होते हैं। दिलीप प्रभावड़कर जी मेरे बहुत ही फेवरेट है, उनकी हसवा फसवी मैंने कम से कम 3-4 बार मैंने देखा था पहले, और उनके साथ बहुत पहले एक सीरियल में भी काम किया था। अनफॉर्चुनेटली वो सीरियल आ नहीं पाई, बट उनके साथ मुझे मौका मिला था। दिलीप प्रभावड़कर जी, अमिता खोपकर जी, तो ये थे कलाकार मेरे साथ में। तो बहुत ही डेफिनेटली मराठी में तो अगर कभी मौका मिला कोई छोटा मोटा रोल करने का तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा. चला हवा एकदा महाराष्ट्राची हसत पाहता का? हो हो हो, आम्ही तर गेले होते ना, ते 500 एपिसोडचा Yes. सेलिब्रेशन तेव्हा आम्ही गेले होते. ते त्याच्यामध्ये पण एकचे एक अप्रतिम कलाकार आहेत, आणि सगळ्यांचे टायमिंग म्हणजे अप्रतिम टायमिंग, आणि आम्ही गेलो होतो 500 शोच्या ते सेलिब्रेशनमध्ये. आम्ही पण हसून हसून आमचं पोट दुखायला आलं होतं. थँक्यू.